हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा खुद का तबीयत ख़राब था, बुखार था। और अभी भी बात से आप लोग को लग रहा होगा कि तबीयत ख़राब है, लेकिन कोई नहीं। आज से हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं कि आज क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग का थॉट ऑफ द डे देखते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है हमारा। तो आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा, जिंदगी एक शिक्षक की तरह होती है जो समय समय पर सबकी परीक्षा लेती रहती है। ठीक है, तो जितनी भी परीक्षाएं आए आपके पास, घबराइए मत। मान लीजिए ये टीचर है, हम लोग का ये लोग पेपर लेंगे या परीक्षा भी लेंगे ना, तो हम लोग खुद निखर के ही सामने आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तत्व से अनभिज्ञ थे या अपरिचित थे? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोहा। लोहा से अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, सरोजिनी नायडू जी या ज्योतिबा फुले जी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ये आनंद मठ के लेखक हैं और साथ ही साथ इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत क्या लिखा है? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम लिखा है। क्लियर? और वहीं राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है राष्ट्रगान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? JL नेहरू जी या जवाहरलाल नेहरू जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, CR दास जी या ज्योतिबा फुले जी? तो याद रखिएगा, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? CR दास जी को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था कर्जन, वेल्जली, कार्नवालिस या रिपन? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रिपन। रिपन के काल में हुआ था पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। और इसी 1881 में क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। ठीक है, पहली पूर्ण जनगणना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब की गई थी? 1924, 1925, 1926 या 1927? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1927। 1927 में हुई थी अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना। क्लियर? अगला, कनिष्क के शासनकाल के समय कौन सी बौद्ध संगीति परिषद आयोजित की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो इसके लिए आप लोग सिंपल सा एक ट्रिक याद रखिएगा, अका अक। ठीक है, और इधर रा वै पा कु। ठीक है, अ से अजात शत्रु राजगृह में, का से कालाशोक वैशाली में, अ से अशोक पाटलिपुत्र में और क से कनिष्क कुंडलवन में। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और क्या पूछा गया है? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का। तो इसके समय जो हुई थी बौद्ध संगीति वो कौन सी होगी? चौथे नंबर की हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने ब्लैंक गणतंत्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त की थी? मल्ल लिच्छवी, विशाखदत्त या अश्वघोष?
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मल्ल। मल्ल गणतंत्र में बुद्ध जी ने क्या किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाहजहां के काल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा या मुराद बख्श? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी औरंगजेब। औरंगजेब था दक्कन का गवर्नर बहुत टाइम तक। इसके बाद क्या हुआ, जो तक्षशिला है वहाँ विद्रोह हुआ था, तब दारा शिकोह को भेजा था शाहजहां ने, लेकिन वो दमन नहीं कर पाया था वहाँ के विद्रोह का। तब औरंगजेब को जब शाहजहां ने भेजा और औरंगजेब ने वहाँ का दमन किया या विद्रोह का दमन किया, तब शाहजहां ने औरंगजेब को वहाँ खुश होकर वहाँ का और गवर्नर बना दिया। तक्षशिला का भी गवर्नर बना दिया। किसको? औरंगजेब को। याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से किस शासक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा या मुराद बख्श? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दारा शिकोह। दारा शिकोह को दी थी शाह बुलंद इकबाल की उपाधि। किसने? उसके पिता शाहजहां ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? दारा शिकोह, अब्दुल हसन, शाह शुजा या मीर जुमला? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मीर जुमला। मीर जुमला ने दी थी कोहिनूर हीरा किसे? शाहजहां को। ठीक है, और इसका कहानी कहाँ से शुरू होता है? आप लोग अलाउद्दीन खिलजी को जानते ही होंगे, और मलिक काफूर उसका जो सेनापति था गुजरात से, जिसने 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, कौन? मलिक काफूर। तो जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय के लिए इसे भेजता है मलिक काफूर को, तो वहाँ ये काफूर कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है। लेकिन जितने भी हीरे जवाहरात होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कीमती होता है कोहिनूर हीरा। और पहले ये मतलब बदमाश टाइप का था, उस टाइम भी था बदमाश, लेकिन मृत्यु के डर से इसके साथ रहता था। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। लेकिन इसको जब कोहिनूर हीरा मिला मलिक काफूर को, तो इसने लालच में आकर कोहिनूर हीरे को अपने पास रख लिया, और बाकी जितनी भी संपत्ति वो लूटा था उसको किसके पास? औरंगजेब के पास भेज दिया। उसको किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। ठीक है, और जब अलाउद्दीन खिलजी को इसका पता चला, तब इसने मलिक काफूर को बुलाया, और ये मलिक काफूर अपने गले में एक माला की तरह उसको पहना हुआ था। ठीक है, तब अलाउद्दीन खिलजी ने उसे छीन लिया उससे और कहा इसे पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है करके। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर ऐसे करते हुए एक दूसरे से लूटपाट होते हुए कोहिनूर हीरा ऐसे करते करते किसके पास पहुंच गया? शाहजहां के पास। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाहजहां का प्रसिद्ध राज कवि था? कलीम, काशी, कुद्सी या मुनीर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कलीम। कलीम था शाहजहां का प्रसिद्ध कवि। ठीक है, अगला, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो जैसे हम लोग होली में आज भी, चाहे आप लोग मथुरा देख लो, यूपी देख लो, छत्तीसगढ़, जहाँ भी देखो, सब होली एक साथ एक जगह पे मतलब आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, रंग खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, एक दूसरे को पानी में वो करते हैं। वैसे ही सार्वजनिक उत्सव हो रहा था, उसमें भाग लेने पहुंचा कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये पहुंचा था क्योंकि ये पूरे मतलब भारतवर्ष का सम्राट था और नई नई चीज़ें करने के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर भी बेचारा पागल शासक कहलाता था। क्यों? क्योंकि
पुराने ज़माने के लोगों को जान रहे हो आप लोग, अभी भी दादा दादी लोग को कुछ नया करोगे, ये क्या कर रहा है तू, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है हम लोग को, है ना। तो नई चीज़ों को स्वीकार करने के लिए थोड़ा असहज होता है, लेकिन अगर स्वीकार कर लोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन बेचारा अनलकी था, नहीं कर पाया, और सबको साथ लेके चलना चाहता था, हिंदू मुस्लिम की मतलब एक दूसरे के तीज त्यौहार का आदान प्रदान हो, अच्छे से समझे करके गया था, लेकिन उल्टा हो गया बेचारे के साथ। चलिए खैर छोड़िए, बात अलग है। अभी हम लोग का क्वेश्चन सीरीज देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, वह कौन सा शासक था जिसे अपने मालिक से पहले गुलामी से आज़ादी मिली थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो याद रखिएगा वह कौन सा शासक था, तो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जान रहे हो आप, मोहम्मद गोरी को आप लोग जान ही रहे होंगे। उसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, ठीक है। तो जब जब गजनी तरफ विद्रोह होता है, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दमन के लिए बुलाता है कौन? गोरी, लेकिन ये नहीं जा पाता। तब ये किसे भेजता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि ये युद्ध करने में और ऐसे मामलों को सुलझाने में बहुत ही सक्षम था। तब ये इसे भेजता है, लेकिन मोहम्मद गोरी क्या बोलता है, ये तो बच्चा सा टाइप से है, तो कहाँ से कर पाएगा करके। तो ये बोलता है आप देखते जाओ, मैं दबा दूंगा। और जब दबाता है तो खुश होकर गोरी बोलता है बताओ तुम क्या चाहते हो। तब इल्तुतमिश बोलता है कि मैं अपने मालिक की पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं एक गुलाम हूँ, इसलिए मेरे जो मालिक हैं वो अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ नहीं करना चाहते। तब मोहम्मद गोरी जिस जगह को इल्तुतमिश ने विद्रोह को दबाया था वहाँ का राजा घोषित करता है और उसे कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले गुलामी से आज़ाद करता है। और इस प्रकार इल्तुतमिश को अपने मालिक से पहले गुलामी से आज़ादी मिलती है। और तब मोहम्मद गोरी के कहने पर, क्योंकि गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक का तो अभी भी मालिक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक तो अभी भी गुलाम था, तो बात मानना जाहिर था। तो उसने गोरी की बात मानी और इल्तुतमिश की शादी अपनी पुत्री के साथ कर दी, ठीक है। तो कहानी ऐसा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने ऊपर ही आप लोग को बताया कि ये बहुत ही शिक्षित व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति था, एक दूसरे के धर्म को, हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहता था, मतलब एक दूसरे के रीति रिवाजों का आदान प्रदान, सोच समझना, ये सब करना चाहता था, बहुत सारे सुधार कार्य करना चाहता था, इसलिए कर टैक्स लगाया था। बट बेचारा क्या हो गया? फेल हो गया। और इसने एक और काम किया था, जो तांबे पीतल के सिक्के थे उसको चलवाए थे अपने राज्य में, लेकिन इसकी प्रजा भी लंपट मूर्ख कहूँ या क्या कहूँ, उनके घरों में जो तांबे पीतल के बर्तन वगैरह होते थे उनको पिघलाकर सिक्के बनाते थे, ठीक है। और उसको फिर खरीदारी में क्या करते थे, खरीदारी के लिए यूज़ करते थे। तो इस तरीके से राजा प्रजा से परेशान था और इसका सुधार कार्यों से प्रजा राजा से परेशान थी। इसी कारण बदायूनी ने इसकी मृत्यु पर कहा राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किया था अनुवाद विभाग का स्थापना, ठीक है, ताकि
जैसा मोहम्मद बिन तुगलक करना चाहता था वैसा ही करना चाहा कि जो एक दूसरे के रीति रिवाज है, धर्म के रिचुअल्स हैं, या फिर मतलब कुछ भी धर्म हिंदू वाले हैं तो मुस्लिम धर्म के बातों को अच्छे से समझ सकें, जान सकें, उनके रीति रिवाजों को जान सकें, ऐसा करने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब की 2 बार राज्याभिषेक हुई थी। पहला जब वो तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त हुआ था तब स्वयं को घोषित किया था। फिर शाहजहां की मृत्यु के बाद अपने भाइयों से युद्ध किया। क्या के लिए? उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था इसके और इसके भाइयों के बीच। और जब दारा शिकोह को इसने समाप्त किया या खत्म किया तब इसने पुनः इसका एक बार और राज्याभिषेक हुआ। इस कारण 2 बार राज्याभिषेक होने वाला कौन सा शासक था? औरंगजेब। ठीक है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? मंगोलियाई थे, प्रोटो ऑस्ट्रियाइड, भूमध्य सागरी या निग्रियाइड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? भूमध्य सागरी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कौन सा शासक खगोल शास्त्री, गणित, विज्ञान और आयुर्विज्ञान तीनों में पारंगत था? तीनों में नहीं, मतलब वो ऐसी शिक्षाओं में एकदम पारंगत था, सबसे उच्च शिक्षित था। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो ऊपर अभी अभी मैंने बताया था आपको कि ये सबसे शिक्षित शासक था, सुधार कार्य करता रहता था, लेकिन प्रजा इनसे परेशान थी और ये प्रजा से परेशान था। तो कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, कन्नौज, आगरा या मेरठ? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि विभाग, आमीर कोही या और चक्र विभाग, ये और है ना, और चक्र फसल चक्र की शुरुआत की थी? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह या मोहम्मद बिन तुगलक? आमीर कोही या कृषि विभाग या फसल चक्र की स्थापना किसने करी थी? शुरुआत किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। वैसे थोड़ा सा तबीयत ख़राब है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है और 2-3 दिन से इसीलिए भी नहीं आ पाया था, लेकिन कोई नहीं, अब ठीक हो रही हूँ। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।